क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल खंड के दूसरे लेसन में आप सभी का स्वागत। जैसा कि शायद आपको पता हो गया होगा कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और समयाभाव के कारण से, कोरोना संकट के कारण से कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसके स्वरूप जो है कुछ लेसन मानचित्रावली में, कुछ लेसन प्रोजेक्ट में सम्मिलित किए गए हैं। इसीलिए शुरुआती कुछ लेसन, 2 लेसन वहाँ से हटा गए हैं। हम बोर्ड परीक्षा के हिसाब से तीसरा लेसन जो निर्धारित किया गया है एग्रीकल्चर है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कृषि पढ़ना है। पहला लेसन हमने संसाधन पढ़ा, आपका दूसरा वन्य जीव एवं वन्य संसाधन था, तीसरा लेसन आपका जल संसाधन था। तो वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन ये दोनों प्रोजेक्ट वर्क में हैं और मानचित्रावली में भी रहेंगे। यहाँ बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं। तो कृषि पढ़ना है। कृषि का मतलब क्या है? जानते हैं कि जैसे अंग्रेजी शब्द इसका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्री, मतलब होता है खेत। कल्चर का मतलब होता है खेती, जो उसमें कृषि जो की जाती है। तो भूमि पर खेती करना कृषि कहलाता है। यह जो कृषि है इसमें 2 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला प्राथमिक क्रियाएं हैं जिसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो प्राथमिक क्रिया कृषि के अंतर्गत 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला प्राथमिक क्रिया जिसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है और दूसरा होता है गौण क्रिया, जो कृषि उत्पाद पर कृषि क्रियाओं के साथ साथ उसके सहायक जो क्रियाएं होती हैं उसी को जो है गौण क्रियाएं कहते हैं। जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी फार्मिंग है, बागानी फसलें हैं, ये सब जो है दूध, मांस, अंडे भी इसी कृषि के साथ चलता रहता है। तो गौण क्रियाएं हैं। कृषि की विभिन्न पद्धतियां हैं, जैसे आपका निर्वाहक कृषि है, यानी कृषि उतनी ही की जाती है कि जिससे अपनी जीविका चल सके, उसको जीवन निर्वाहक कृषि कहते हैं। ये कृषि की पहली पद्धति है जो प्राचीन समय में या पूर्ववर्ती समय में इस प्रकार की कृषि की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे कृषि के स्वरूप निरंतर बदलते गए। इसमें अगला आपकी व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में क्या है कि वह कृषि जिसमें कृषक उस फसल का उत्पादन करता है जो व्यापारिक दृष्टि से उसके लिए लाभकारी हो। फिर अगला है विस्तृत कृषि है। विस्तृत जो कृषि का मतलब बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती को हम विस्तृत खेती कहते हैं। इसमें पूंजी, श्रम और तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिर अगला है गहन कृषि। गहन कृषि उस कृषि को कहते हैं कि जब भूमि के छोटे टुकड़े पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता हो तो उसके कारण से जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उस भूमि पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इसी को कहते हैं गहन कृषि। फिर आपका है शुष्क कृषि। ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा अल्प मात्रा में होता है, वर्षा की कमी होती है। ऐसे क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है, यानी वह फसल उगाने के वह फसल जिसके उत्पादन के लिए जो है सिंचाई की कम से कम आवश्यकता, वह शुष्क कृषि कहलाती है। फिर बहुफसली कृषि क्या है कि एक साथ कई फसल बोई जाए, इसके या एक साथ एक से अधिक फसल जो बोई जाए। जैसे गेहूँ के साथ आप मटर बो देते हैं, गेहूँ के साथ आप सरसों बो देते हैं,
या एक ही भूमि के टुकड़े पर धान, गेहूँ, अरहर, जौ, चना, मटर इस प्रकार की खेती करते हैं। छोटे छोटे पार्ट में हम खेती कृषि कर लेते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से तमाम फसलों का हम उत्पादन कर लेते हैं। यह आपकी बहुफसली है। और मिश्रित कृषि यानी फसलों के साथ साथ जब पशुपालन भी कर लेते हैं, उसी को हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। बच्चों, जो भारतीय कृषि है इसकी एक अपनी अलग विशेषता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून पर कृषि निर्भरता बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे संसाधन बढ़ रहे हैं, वैसे हम टेक्नोलॉजी और संसाधन के यूनिवर्सिटी क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। तो भारतीय जो कृषि है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि भारत में अधिकांशतः व्यवसाय कृषिगत उत्पादों पर आधारित होते हैं। तो हम एक एक विशेषता, जो उसकी मौलिक विशेषता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला आप जान लीजिए कि यह देश के अधिकांशतः जनसंख्या के भरण पोषण का यह आधार माना जाता है भारतीय कृषि। यदि ये कृषि ना होती तो हम जनसंख्या का जो है भरण पोषण नहीं कर सकते। दूसरा आपका है कि मानसून पर निर्भरता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून अच्छी रही, फसल भी अच्छे होते हैं। और यदि मानसून प्रतिकूल रहा तो उसका सीधा असर जो है फसलों पर पड़ता है, हमारा उत्पादन खराब हो जाता है। फिर उत्पादन की परंपरागत तकनीक, हमने बताया कि जीवन निर्वाह कृषि रही है, लेकिन बदलते परिवेश में इस स्वरूप को परिवर्तित किया जा रहा है। अब हम परंपरागत तकनीक के स्थान पर जो है आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब कि श्रम प्रधान कृषि का तरीका रहा। अगला जो निम्न उत्पादकता है, भारतीय कृषि की विशेषता रही कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका ज़्यादा नहीं रहा, कम ही रहा। लेकिन हरित क्रांति के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उन्नतशील बीजों के माध्यम से, कीटनाशकों के माध्यम से हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण परंपरागत तकनीक या तरीके से की जाने कृषि से हम नहीं कर सकते। अगला आपका है कि मिश्रित खेती की जाती है। अक्सर देखते हैं कि जिसके पास खेती है उसके पास पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन, तमाम इस प्रकार के जो है व्यवसाय संचालित करते रहते हैं। विविध फसलें उगाई जाती हैं। अब जो भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं उसका भी एक निश्चित क्रम है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो फसलें हैं उसमें खाद्यान्न की फसलें हैं और दूसरा गैर खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चना, जौ, मटर, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, अड़द की खेती की जाती है। वहीं गैर खाद्यान्न फसलों में जैसे गन्ना खाए नहीं जाता, उसका व्यापारिक उद्देश्य है। गन्ना है जो गैर खाद्यान्न फसलें हैं, उसकी खेती का उद्देश्य व्यावसायिक होता है, उसको बेच करके अधिकाधिक लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। तो मसाला है, तिलहन है, मूंगफली है, रबड़ है, तंबाकू है, चाय है, कपास है, कहवा है, जूट है, ये सब जो है फसलें हैं। लेकिन भारत में चाहे खाद्यान्न फसल हो चाहे अखाद्य फसल हो, तो जो अखाद्य फसलें हैं वह धरातलीय स्वरूप के हिसाब से खेती की जाती है। लेकिन जो खाद्यान्न फसलें मौसम पर आधारित अधिकांशतः रहती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। वर्तमान समय में देखते हैं जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक का जो महीना होता है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट तक का जो महीना होता है, ये खरीफ की फसलों के लिए। खरीफ की फसलों यानी
जून जुलाई में बुवाई की जाती है और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है, वे फसल खरीद में आ जाती है। धान है, मक्का है, मूंग है, उड़द है, तिल है, तमाम ऐसी फसलें हैं। यहाँ अत्यधिक तापमान की ज़रूरत होती है, वर्षा की भी आवश्यकता होती है इस फसल के पकने के लिए। फिर आता है रबी की फसल। रबी की फसल नवंबर से लेकर के मार्च और अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया है। यह अक्टूबर लास्ट या नवंबर में बोई जाती है और मई से पहले काट ली जाती है। यहाँ कम तापमान की ज़रूरत होती है, कम वर्षा की ज़रूरत होती है। यानी जब फसल उगता है तो न्यूनतम तापमान चाहिए, फसल पकता है तो तापमान कुछ ज़्यादा चाहिए। जैसे गेहूँ है, मटर है, सरसों है, चना है, अरहर है, ये सब जो है इसके अरहर तो बहुत पहले बोली जाती है, यह जो है लगभग वार्षिक पौधा है। फिर जायद की फसल होती है। जायद की फसल आप देख लीजिए कि मई जून का या अप्रैल लास्ट से लेकर के और आधा अप्रैल और आप जो है आधा जून तक देख लीजिए। वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ और वर्षा ऋतु के प्रारंभ के बीच का जो अवधि होता है उसको जायद की फसलों के लिए जानते हैं। जायद की फसल यानी सब्जी, लौकी, कद्दू, खीरा, ये सब या सब्जी के लिए यह है। इसमें कम वर्षा की ज़रूरत होती है, ऊंचे तापमान की ज़रूरत है। सब्जियों की खेती जायद के मौसम जो इसको जायद की फसल कहते हैं, यह फसलों का क्रम है। हम लोग क्रमशः खाद्यान्न फसलें और खाद्यान्न फसलों के बारे में जिक्र करेंगे।